हाँ हमसे तेज काम बहुत कारवाने वक्त, हम रफ्ता रफ्ता गर्द पसे कारवां हुए। वक्त इन लोगों से सचमुच बहुत तेज था, इतना तेज कि ये लोग वक्त से बहुत पीछे छूट गए। ये लोग हमारी ही सदी के लोग हैं जो आदिवासी कहे जाते हैं, जो कि ये मतलब शहरों में रहना पसंद नहीं करती थी, जंगलों में चली गई थी, इसलिए इनको वनवासी भी कहते हैं। अच्छा। और वनवासी क्या, इनको आदिवासी यानी आदिम काल से रहते हैं, यानी ये ज़्यादा इच्छुक होते हैं पहाड़ी इलाकों में रहने का। अच्छा। इन्हें शहर में ज़्यादा पसंद नहीं होता है। वनवासी जो चांद तारे के नेज़े के नीचे वन्य जीवों को पूजते हैं। अक्टूबर 2007 में रोड से 5 किलोमीटर अंदर, जमीन से 1200 मीटर ऊपर इनके गांव जब मैं पहुंची, कोई है क्या घर में? तब लगा जैसे सदी से 200 साल पीछे इतिहास के किसी गांव, इतिहास के किसी समय में आ गई हूं। ये गांव 150 गर्म चूल्हों का गांव है, जहां न बिजली है, न बल्ब, न मोबाइल, न फोन, स्कूल भी नहीं और सड़क भी नहीं। कोई आए भी तो कैसे, कोई जाए भी तो कहाँ। हैं तो कुछ सकुचाए चेहरे वाले एनीमिक बदन, जो इस समय में अपना ही चेहरा ढूंढते हैं, अपने ही नक्श तलाशते हैं और बार बार नाकाम होते हैं, क्योंकि समय तो कब का इन चेहरों को छोड़ आगे बढ़ गया है। लोग भी कुछ, हमारा गाँव भी यूँ इस मामले में पीछे है, क्योंकि अपना बच्चों का भविष्य खराब होता है इसलिए, क्योंकि पंचायत बॉडी के भरोसे बैठा रहता है कि भाई पंचायत वाले हमारे करेंगे, सरपंच साहब करेंगे, वार्ड पंच साहब करेंगे, न्यू करके। ये आदिवासी भील हैं, मीणे और गरासिए, जो सदियों से जंगलों में पांव बदल रहे हैं। वही एकलव्य के वंशज। द्रोणाचार्य के वहाँ जो एकलव्य गया धोनी पर, वहाँ से क्या हुआ कि अर्जुन पांडव और उन्होंने मना कर दिया कि भाई तुम्हारे की राजकुमारों को तीर सिखाते हैं और बिलों को नहीं सिखाते हैं। ऐसे करके एकलव्य बिल गुस्से के मारा वहाँ से रवाना हो गया, तो एक जंगल में गया। जंगल में जा करके उनकी गारा की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति की स्थापना की, और स्थापना करके उन्होंने क्या किया कि वो उस अगरबत्ती इस तरह के धूप वगैरह करते हुए उन्होंने वो परीक्षा करने लगे तीर कमान की। अपना इतिहास अपने गीत, ढाक और हीड़ में गाते और सुनाते जा रहे हैं। अपने पुरखों का इतिहास, किस्से, कहानियाँ गाते हुए याद रखे हैं और अगली पीढ़ी को भी सुर के साथ दे जाते हैं। नई पीढ़ी इस इतिहास को गाते उसमें अपना समय भी जोड़ती है और इतिहास वर्तमान इतिहास बुनता बनता जाता है। मतलब इस तरह का जो है वो था। और कुछ उसमें ये था कि कौन कौन सी जमीन जा रही है। आदो जाए रे ढीकू मंगरो, आदो जाए रे ढीकू मंगरो, आदो जाए रे हुन के जावले आदि, मतलब इस तरह के नाम थे। तो वो जा रहे थे, तो भाई इन्होंने संगठन करो और इसको कैसे बचाया जाए। लेकिन 2007 में आदिवासी होने का मतलब क्या है? न सिर पर सींग है, न रंगे चेहरे, न अनोखा लिबास। तब फिर 2007 में आदिवासी होने का मतलब एकलव्य होना भी तो नहीं। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आदिवासी की समझ, आदिवासी की भाषा
उसकी कार्यशैली आज भी अलग है, जो किसी समाज से नहीं मिलती है। और अलग होना मतलब अविकसित होना तो नहीं है कम से कम। बिल्कुल मैं नहीं मानता उसको, ये अविकसित की बात नहीं है। मेरे को लगता है कि ये दूसरे समाज के लोग और उनके बीच में ये सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा है। हम उसको इतना कमजोर मानते हैं लेकिन वो है नहीं। मानव इतिहास का महत्वपूर्ण पहलू मानव का समूह में रहना सीखना माना गया है। सामाजिक इतिहास की सभी किताबों में सबसे पहली पंक्ति होती है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, और आदिवासी समाज इसका सबसे लाजवाब उदाहरण है। जिसने जिन कबीलों में रहना शुरू किया, आज भी उन्हीं कबीलों में सामूहिकता से रह रहा है। कईया गांव में बराना तो ये पाला बाड़े। अच्छा, ये पाला बाड़ो हरो ने जाबड़ो ने पिलियारे बाबड़ो है आसपास ये पुरुलिया ने ना तो वाई पराना तो अड़ी मुकाबले वाई डोकरा गया तो ये साडो ये मिल तो मामा उठावे मेल हां यहां निकाल ले जा मन भी दो भी सार की लग नहीं ये हम लोग उठा लेंगे रात में मारो पंप मार दिया। इनके समाज की कुछ थ्योरीज तो ऐसी हैं जिनको जीवन में लागू करने के लिए विकसित कहा जाने वाला वर्ग आज भी संघर्ष कर रहा है। कुछ थ्योरीज पर बड़े बड़े देशों के फिलोसफर्स रिसर्च करते हैं और वही थ्योरीज सदियों से इनकी रोजमर्रा के जीवन में शामिल हैं। जो सोशल सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। आज की तारीख में आदिवासी का जो सिस्टम है वो किसी भी समुदाय में नहीं है। अब बात करते हैं कोई भ्रूण हत्या वाली बात है, आदिवासी में होता है क्या? कभी नहीं होता है। बाल विवाह नहीं के बराबर होता है। दहेज जैसे मृत्यु बोझ है तो भी बोझ उसको यूं नहीं कह सकते। तो हम ठीक है 1-1 किलो 2-2 किलो गांव के हिसाब से हम कर लेंगे। मतलब खूब सारे सिस्टम हमारे ऐसे हैं जो किसी समुदाय में है ही नहीं ऐसा। गवरी यानी अनाज पूजन के समय खेली जाने वाली इनकी नृत्य नाटिका आदिवासियों की सामूहिकता और उल्लास की निशानी तो है ही। यही गवरी प्रसिद्ध नाटककार ब्रेटोल्ट ब्रेख्त की थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक थिएटर का सीधा साधारण प्रेक्षण भी है। इस भारी भरकम डायलेक्टिक थ्योरी का अर्थ था नाटक देखते हुए दर्शक नाटक की दुनिया या फैंटेसी में चला जाए और फिर वापस अपनी रोजमर्रा की दुनिया में आ जाए। आम दर्शक भी नाटक में पूरी भागीदारी दे और कलाकार दर्शकों के बीच से ही निकले। क्या कर रहे हैं ये बताओ? ये तो कोई नहीं करती है। और ये क्या खेला है? ये तो नार का खेल है। अच्छा, नार का खेल। गवरी खेलते हुए ये इतिहास में, युद्ध में, राजाओं में, देवियों में सफर करते हैं। और फिर आज की दुनिया के सरोकार आ जाते हैं। 8 दिन यहाँ घूमते हुए जिंदगी संगीत लगी, वह भी इतना लबालब, इतना मधुर, इतना उल्लासपूर्ण कि कदम नाच उठते हैं और नाचते ही जाते हैं। दिन से रात, रात से दिन और फिर दिन से रात कर देते हैं और नाचते ही जाते हैं, नाचते ही जाते हैं। नाच गाना ही जिंदगी हो जैसे। सुन राधा रानी मारी बाता हो बाता, मारी बाता हो बाता। अरे मैया सलियो जावो रे काली काकरा, अरे मो पर काटू रे ईदू अड़लाए। सिर्फ इस नाच की बात की तो ये नाच एक पर्दे जैसा हो जाएगा, एक बड़ा पर्दा जो इनके पूरे जीवन पर डाला जा रहा हो। इस पर्दे के पीछे बहुत कुछ है। अनपढ़ रह जाने को या जाने को स्कूल नहीं है, खेती करने को पानी नहीं है, पानी लाने को मोटर नहीं है, मोटर चलाने को बिजली नहीं है, करने को रोजगार नहीं है तो बस एक आवाज़ और एक शरीर। आवाज़ के साथ ढोल है, शरीर के साथ रंग और घुंघरू। करने को कुछ भी नहीं तो ये शरीर सिर्फ नाचता है और नाचता है। जिंदगी से जुड़े तमाशे करते करते जिंदगी खुद जैसे तमाशा हो गई है। और तब ये जो जिंदगी है, गीत भरी,
सैड सॉन्ग लगती है। इनके नाचते कदम और मुस्कुराते गाते, खेल दिखाते चेहरे एनीमिक शरीर को तो नहीं ढांप सकते, जो इस संगीत की गूंज पर सिर गोल गोल घुमाता है। ये कहते हैं इस शरीर में भूत है, इसे चुड़ैल लगी है। पहले 1, फिर 2, फिर 3, ये भूत बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे जैसे पूरा गांव इस संगीत की ताल पर भूत बन जाता हो। तब ये संगीत कानों पर पड़ता है और दिमाग पर हथौड़े की तरह बजता है। संगीतमयी स्वर धड़ाम से धाराशाही होता है जब ये भोपे इलाज करना शुरू करते हैं। एक बार मुर्गा करना पड़ेगा तेरा तो खत्म हो जाएगा, इसके बाद में नहीं लगेगा। डाकर आती थी तो क्या होता है? डाकर आती थी तो पता मतलब क्या होता था, क्या करती थी? गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी, क्या हो रहा था? बुखार ही आता था। बुखार आता था तो बुखार के लिए मुर्गा काटने के लिए बताया भूपे ने। मुर्गा करना कोई हो रहा था कि चक्कर? हाँ चक्कर आ रहे थे, हाथ पैर टूटने वाली थी, ऐसा होता था। तो जब चक्कर आते हैं तो शहर के लोग दवाई लेते हैं, बात पता है? शहर में तो हॉस्पिटल ले जाते हैं चक्कर आते हैं तो अपने यहाँ पर फिर भोपा क्यों बुलाते हैं? मेरे तो हॉस्पिटल से ठीक नहीं हुआ था ना, इसलिए भोपा से करवाया तो ठीक हुआ ही हूँ। अच्छा, और भोपे से ठीक हो गया? हाँ। ये कैसे पता चला कि दवाई से तो ठीक नहीं हुआ और भोपे से? शरीर का होता है तो दवाई से ठीक हो जाता है। हाँ। और दूसरे कुछ होता है तो नहीं होता। ये इलाज नहीं, दिल को समझाने का एक तरीका है कि इलाज हो रहा है, क्योंकि असली डॉक्टरी इलाज तो इनकी पहुंच से कई किलोमीटर दूर है और उस तक जाने को न सड़क है न साधन। तो बीमार के लिए आप कैसे ले जाते हो? बीमार के लिए मैं तो झोली बनाते हूँ, झोली बनाकर एक लकड़ी फंसा दिए और उसमें झोली में बैठ के और लेके जाते हैं। हमारी सदी में आदिवासी होना माने समाज से अलग अंधेरे कोने में होने जैसा है, जहाँ सांस लेने के सिवा हर मांग, हर जरूरत पर पाबंदी है। इस हद तक पाबंदी कि जरूरत का एहसास ही खत्म हो जाए। बिना पानी, बिना बिजली, बिना शिक्षा, बिना इलाज, जहाँ उस अलग अंधेरे कोने को ही जीवन की नियति मान लिया जाए। थिएटर की कुर्सी पर पहलू बदलते कोई जनाब ये फिल्म देखते हुए शायद कहें अशिक्षा। अशिक्षा ही असली समस्या है जनाब। ये गांव अभी भी 100 दिन रोजगार गारंटी के लिए तड़प रहा है और 365 दिन भूख से लड़ रहा है। तो काश्तकारी कर डेरा सर मोरे 12 महीना निकली जाए। क्या मजदूरी करो? 12 मूली भी करे सके। तो मूली ती ले जाओ क्या केट ले जाओ, गोगुंदे ले जाओ, जैसन केट ले जाओ। तो कितना रुपया अब एक मूली का? 20 रुपया बोलता है। 20 रुपया। ये विशाल जन समूह जो सैलाब सा उमड़ता है हमारे समय से इतना पीछे रह कैसे गया? कारण शिक्षा तो नहीं, कारण राजनीति है शायद। कैसे बन गए वार्ड पंच? केम बनी कितना वार्ड पंच है? बात कर ऐसे बनाव जी गांव वाले जाने। फिर क्या करना होता है? जिसने शिक्षा को इनके घर पहुंचने ही नहीं दिया, अस्पताल और इनके बीच सड़क ही नहीं बनाई, और भूख का सवाल इतना बढ़ा कि जिंदगी के नक्श में इससे जरूरी किसी सवाल का जवाब ढूंढना ही नहीं रहा।